न शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की, शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह और सबसे पहले एक नजर टॉप 4 पर। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के साथ हिंदुस्तान ने नया इतिहास रच दिया। चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया है और 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड करेगा। फ्रांस की बैस्टिल डे परेड में भारत की तीनों सेनाओं के दस्तों ने मार्च किया, तो वहीं आसमान में वायु सैनिकों ने दिखाई रफाल की ताकत। पेरिस में गूंजा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। दिल्ली में यमुना का पानी लाल किले, राजघाट और आईटीओ से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। वहीं जहांगीरपुरी में पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। और महाराष्ट्र में सत्ता के रथ पर सवार होते ही अजीत पवार ने दिखाया दम। मुख्यमंत्री शिंदे की नाराजगी के बावजूद वित्त मंत्री बने एनसीपी को खाद्य आपूर्ति और महिला बाल विकास मंत्रालय भी मिला। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करके इतिहास रच दिया। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई, जिसमें रॉकेट LVM-3 M4 से इसे स्पेस में भेजा गया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift-off normal. Here we have a majestic lift-off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन। चंद्रयान 3 लॉन्च होते ही वहां हर तरफ तालियों की गूंज सुनाई दी और लोग खुशी से झूम उठे। LVM-3 M4 रॉकेट का यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। लॉन्च के करीब 16 मिनट बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल रॉकेट से अलग हो गया। सबके मन में सवाल होगा कि आखिर चंद्रयान पृथ्वी से लॉन्च होने के बाद कब और कैसे चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। इसको आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। दोपहर 2:35 पर शक्तिशाली LMV-3 रॉकेट की मदद से चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया। लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचने से पहले चंद्रयान 3 रॉकेट से अलग हो गया। अगले 3 दिन तक चंद्रयान 3 पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा। हालांकि पृथ्वी के हर चक्कर के बाद चंद्रयान 3 के ऑर्बिट का दायरा बढ़ता जाएगा, यानी वो धरती से दूर और चंद्रमा के करीब होता जाएगा। इसके बाद चंद्रयान ऑर्बिट बदलेगा और एक तय रफ्तार से अगले 6 दिन तक चंद्रमा की ओर बढ़ता रहेगा। चंद्रमा के करीब पहुंचकर चंद्रयान पृथ्वी की ऑर्बिट छोड़कर चंद्रमा की ऑर्बिट में प्रवेश कर जाएगा। इसके बाद अगले 13 दिनों तक चंद्रयान एक तय रफ्तार से चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। इस दौरान चंद्रयान के ऑर्बिट का दायरा घटता रहेगा और वो धीरे धीरे चंद्रमा के पास होता जाएगा। जब चंद्रयान और चंद्रमा के बीच की दूरी 100 किलोमीटर होगी, तब लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद भी लैंडर छोटे ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन उसकी रफ्तार धीरे धीरे कम होती जाएगी और अनुकूल परिस्थिति लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। लैंडर के सतह पर पहुंचते ही उसमें लगा रैंप खुल जाएगा और प्रज्ञान रोवर निकलकर चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा। अगले 14 दिनों तक रोवर चंद्रमा की सतह पर पड़ताल करेगा और वहां की जानकारियां और डेटा स्पेस सेंटर में मौजूद वैज्ञानिकों को भेजता रहेगा। प्रज्ञान रोवर चांद की सतह, वहां की मिट्टी, चट्टान और वहां मौजूद खनिजों की पड़ताल करेगा। कामयाब लॉन्चिंग के साथ ही चंद्रयान 3 अपने लॉन्चर से अलग होकर के पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया है। अनुमान है कि करीब 40 से 45 दिन बाद यानी अगस्त के आखिरी हफ्ते में चंद्रयान 3 का सफर पूरा होगा और लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे, जो 14 दिनों तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसरो के प्रमुख S सोमनाथ ने सफल लॉन्चिंग के लिए सभी को शुभकामनाएं दी।
Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 km was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. वहीं इस मिशन के डायरेक्टर एस मोहन कुमार ने इसके लिए इसरो की पूरी टीम को बधाई दी। Once again, the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. अगर ये मिशन कामयाब रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। हालांकि अमेरिका और रूस दोनों के स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले क्रैश हुए थे, लेकिन 2013 में चीन का चंगाई 3 स्पेसक्राफ्ट अपने पहले मिशन में ही सफल हुआ था, लेकिन उसके बजट से चंद्रयान 3 का बजट बेहद कम है। जिसके सफलतापूर्वक लॉन्चिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा। यह हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा को सलाम करता हूं। वहीं चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय सतीश धवन स्पेस सेंटर में मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे पूरे देश को गर्व से भर देने वाला मौका बताया। We are part of the history in making, and I must thank Team ISRO for making India proud. And also thank Prime Minister Narendra Modi ji for making this possible. वहीं इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने दावा किया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम करीब 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के साथ कुछ ऐसे नाम हैं जो लगातार चर्चा में हैं, जैसे कि लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन। चलिए आसान भाषा में जानते हैं कि आखिर ये क्या है और इनका काम क्या है। चंद्रयान मिशन से जुड़ा पहला नाम है प्रोपल्शन मॉड्यूल का। प्रोपल्शन का मतलब धक्का देने वाली शक्ति। चंद्रयान 3 जैसे जैसे चंद्रमा की ओर बढ़ेगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल उसे धक्का देते हुए चांद के करीब पहुंचाता रहेगा। साथ ही प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा। साथ ही लैंडर और रोवर से कम्युनिकेशन करता रहेगा। दूसरा नाम आता है लैंडर का, जिसके नाम से स्पष्ट है कि ये लैंडिंग के काम से जुड़ा हुआ है और ये करता भी वही काम है। लैंडर का मेन काम चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना और रोवर को चांद की सतह तक सुरक्षित पहुंचाना है। हालांकि चंद्रयान 2 का लैंडर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। तीसरा नाम आता है रोवर का। रोवर का मतलब होता है घुमक्कड़। लैंडर से बाहर आने के बाद रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमता है। रोवर वहां की तस्वीरें और डेटा जुटाता है और इसरो के डेटा सेंटर तक पहुंचाता है। यानी चांद की सतह पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट का मेन काम रोवर ही करता है। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बड़ी कामयाबी बताया। साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों को इसके लिए बधाई भी दी है। वहीं इसरो में वैज्ञानिक सुधीर एन ने इस मिशन के पूरी तरह से सफल होने की उम्मीद जताई। मुझे लगता है कि जब आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा, और जिस संपूर्णता के साथ और परफेक्शन के साथ इस पर काम किया गया है, मुझे कोई इसमें संदेह नहीं कि बाकी की श्रृंखला भी बिल्कुल ठीक तरह से जैसे हमने कल्पना की है वैसी ही रहेगी अगले 42 दिन। और जैसे आपने कहा कि सारे देश में इसको लेकर के उत्साह है। उत्साह इसलिए भी कि इससे भारत की क्षमताएं भी प्रमाणित होती हैं, और पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से मोदी जी ने स्पेस सेक्टर के दरवाजे खोल दिए, चंद्रमा का एटमॉस्फेयर तक पहुंच चुके हैं। उसका बाद जो ब्रेकिंग कहते हैं हम लोग, स्पीड को कम होते जाते हैं, उसका बाद लैंडिंग होता है, वहीं बाकी है। लेकिन वहां तक हम तो पार हो चुके हैं। जो लास्ट फेज है, लास्ट में भी 20 मिनट्स 30 मिनट्स या 1 घंटा का फेज है, वही क्रिटिकल है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का चंद्रमा से कितना गहरा नाता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि हम सब चांद को चंदा मामा के नाम से जानते हैं, और देश के वैज्ञानिक चंदा मामा के घर जाने की कोशिश यानी कि चांद पर पहुंचने के लिए बरसों से जुटे हुए हैं। इसरो ने भारत का पहला मून मिशन 2022 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था। तब ऑर्बिट और इंपैक्टर साथ भेजे गए थे। हिंदुस्तान का चंद्रयान तब चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचा था और चांद की सतह पर पानी होने के संकेत दिए थे। चंद्रयान
1 पर 386 करोड़ की लागत आई थी। 11 साल बाद भारत ने अपना दूसरा चंद्रयान 20 अगस्त 2019 को लॉन्च किया था। इस मिशन पर लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर तीनों भेजे गए थे, लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले चंद्रयान 2 से इसरो का संपर्क टूट गया था। हालांकि ऑर्बिटर अब भी चंद्रमा की ऑर्बिट में मौजूद है और अगले 7 साल तक काम करता रहेगा। चंद्रयान 2 भारत का सबसे महंगा मिशन था, जिस पर 978 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और उस मिशन के 4 साल बाद आज भारत ने अपनी तीसरा मून मिशन लॉन्च किया है, चंद्रयान 3। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लैंडर और रोवर को लेकर के चांद की ओर बढ़ चला है। चंद्रयान 3 को तैयार करने में 615 करोड़ रुपए की लागत आई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चौथा रनवे शुरू हो गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चौथे रनवे और टैक्सी वे का उद्घाटन किया। इसी के साथ दिल्ली एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जहां 4 रनवे और पहला टैक्सी वे है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक बार फिर बम मिलने से सनसनी फैल गई। बीरभूम में एक स्कूल के पास तालाब में बम से भरा एक बैग बरामद हुआ, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। इससे पहले दक्षिण 24 परगना में भी देसी बम बरामद हुए थे। सुप्रीम कोर्ट को आज 2 नए जज मिले हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस S वेंकट नारायण भट्टी को आज सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ दिलाई। इसी के साथ अब CJI समेत सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए आज दिल्ली मेट्रो ने इसरो को अपने अंदाज में बधाई दी। DMRC ने एक तस्वीर ट्वीट कर लिखा, नेक्स्ट स्टेशन इज मून। आज से 40 दिन बाद यानी कि 23 अगस्त को मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे। फ्रांस दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैस्टल डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल हुए, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ उनकी केमिस्ट्री ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। बैस्टल डे परेड के दौरान मैक्रो एक खुली जीप में नजर आए, सेनाओं को सैल्यूट किया और अपने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान पीएम मोदी इमैनुअल मैक्रो की पत्नी ब्रिगिट मैक्रो के साथ बातचीत करते दिखे और जब इमैनुअल मैक्रो मंच की तरफ बढ़े तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर परेड में शामिल होने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया और उनसे गले मिले। इसके बाद अलग अलग बैंड्स ने धुन बजाई और बैस्टल डे परेड की शुरुआत हुई। सबसे पहले फ्रांस के लड़ाकू विमान आए, जिन्होंने आसमान में फ्रांस के झंडे के तीनों रंग बिखेरे। ये अद्भुत नजारा खत्म ही हुआ था कि भारत के 4 राफेल लड़ाकू विमानों ने आसमान में अपनी दस्तक दी। ऊपर भारतीय राफेल फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे थे और नीचे फ्रांस भारत की दोस्ती और मजबूत होती नजर आ रही थी। जिस दौरान भारतीय राफेल लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी, उस दौरान मैक्रो और मोदी एक दूसरे से बातचीत करते और आसमान की ओर निहारते नजर आए, मानो ये कह रहे हो कि वो देखो आसमान में हमारी दोस्ती की उड़ान। बैस्टल डे परेड में भारत के एक C-17 हेवी लिफ्ट और एक IL-78 रिफ्यूलर ने भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। इसके बाद फ्रेंच एयरफोर्स ने फ्लाई पास्ट किया और अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश किया। फ्लाई पास्ट के बाद परेड की शुरुआत हुई, जिसमें सबसे पहले भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। सारे जहां से अच्छा की धुन पर सिख रेजिमेंट सबसे आगे नजर आई। भारतीय सेना की पेरिस में बूटों की दस्तक सुनाई देते ही मैक्रो और मोदी समेत सभी लोग अपनी सीट से खड़े हो गए। पेरिस में सारे जहां से अच्छा के धुन के बीच इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के 269 जवानों ने परेड में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी भारतीय सेना को सैल्यूट करते नजर आए। वहीं सेना, वायुसेना और नौसेना के जवानों ने बैस्टल डे परेड में अतिथि सेना के तौर पर अपने पराक्रम और शौर्य का परिचय दिया। माना जा रहा है कि 1.5 से 2 घंटे तक ये परेड चलेगी, क्योंकि ये जो पूरा रास्ता है ये लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के बीच का है और लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये परेड चलेगी। खास बात ये रही कि भारतीय सैन्य टुकड़ियों में महिला सैनिक भी शामिल हुई, जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारतीय सेना में नारी शक्ति की क्या अहमियत है।
इससे पहले 2 दिन के दौरे पर फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। ओर्ली एयरपोर्ट पर फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने उनकी आगवानी की है, जबकि वहां के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने पीएम नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ये सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान है और पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में एलिसी पैलेस में निजी रात्रि भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने अपने आधिकारिक आवास एलिसी पैलेस में उनकी मेजबानी की। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने हिंदी में ट्वीट कर पीएम मोदी का स्वागत करने के साथ साथ दोनों देशों के मजबूत रिश्ते का जिक्र किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ गले मिलने की तस्वीर के साथ ट्वीट किया। भारत और फ्रांस 25 साल की रणनीतिक साझेदारी तथा विश्वास व दोस्ती के सदैव मजबूत बंधन का जश्न मना रहा है। प्रिय नरेंद्र मोदी, पेरिस में हार्दिक स्वागत है। पिछले 3 दशकों में विचारों और पारस्परिक हितों के स्तर पर करीब आने से फ्रांस यूरोप में भारत का सबसे मजबूत साझेदार बनकर उभरा है। यही नहीं, रूस के बाद फ्रांस भारत का सबसे बड़ा दोस्त बनकर भी सामने आया, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के साथ अपने 4 दशक पुराने संबंधों के बारे में बात की। साथियों, मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है और मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। करीब 40 साल पहले गुजरात में, अहमदाबाद में फ्रांस के एक कल्चरल सेंटर अलायंस फ्रांसे की शुरुआत हुई थी और भारत में फ्रांस के उस कल्चरल सेंटर का पहला मेंबर आज आपसे बात कर रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट और मोदी के नारों के बीच पीएम मोदी ने बताया कि कुछ साल पहले ही फ्रांस की सरकार ने उन्हें अलायंस फ्रांसेस में मेंबरशिप कार्ड की फोटोकॉपी दी थी, जिसे उन्होंने संभाल कर रखा है। कुछ साल पहले फ्रांस सरकार ने पुराने रिकॉर्ड में से मेरा वहां का आई कार्ड वो निकालकर उसका जेरोक्स मुझे दिया था और वो उपहार मेरे लिए आज भी अनमोल है। इस दौरान पीएम मोदी ने फ्रांस और भारत के रिश्तों में आई मजबूती का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस 21वीं सदी की बहुत सारी चुनौतियों से निपट रहे हैं, जबकि इस दौरान उन्होंने दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए भारत और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काफी अहम हो गई है। भारत और फ्रांस 21वीं सदी की अनेक चुनौतियों से निपट रहे हैं, इसलिए इस अहम समय में फ्रांस भारत के बीच की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। रणनीतिक साझेदारी के अलावा दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग भी काफी ज्यादा बढ़ा है, जिसका सबूत है भारत और फ्रांस के बीच यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई को लेकर के हुई डील। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि अब फ्रांस में भी यूपीआई का इस्तेमाल किया जा सकेगा। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी, यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफेल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। उत्तर भारत के राज्यों के अलावा उत्तर पूर्व में भी बारिश से हाल बेहाल है। असम में बाढ़ से हालात बेहद खराब हो गए हैं। बेकी, दिसांग और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई हैं, जिससे वहां के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। असम में बोंगाई गांव, चिरांग, धेमाजी, डिब्रूगढ़, कोकराझार जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।
उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं। नैनीताल में भवाली अल्मोड़ा नेशनल हाईवे पर देर रात भूस्खलन हुआ, जिसके बाद रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। लैंडस्लाइड वाली जगह पर लगातार बोल्डर गिरने से मलबा हटाने में भी दिक्कत आ रही है। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। स्थानीय नदी में उफान के बाद मुजफ्फरनगर के निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। इस बीच जान जोखिम में डालकर लोग सड़क पार करने को मजबूर हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद यूपी में बिजनौर हरिद्वार मार्ग पर मालन नदी का पानी आ गया। सड़क पर पानी आने से लंबा जाम लग गया, लिहाजा लोगों को आने जाने में खासा परेशानी हो रही है। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी आज भी खतरे के निशान से ऊपर बहती रही। इस बीच बीती रात राजघाट और उसके आसपास की सड़कें भी पानी में डूब गईं। और गांधी जी की समाधि के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। इस कारण हमेशा सैलानियों से गुलजार रहने वाला राजघाट, जिसमें सन्नाटा पसर गया और हर तरफ यमुना के पानी ने कब्जा जमा लिया। राजघाट के आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक उन्होंने ऐसा मंजर पहले नहीं देखा। 75 ईयर ओल्ड हूँ, 50 साल से मैं राजघाट पर आता हूँ। मैंने नहीं देखा था पानी कभी भी जिंदगी में। राजघाट के साथ ही शांतिवन के चारों तरफ भी पानी ही पानी नजर आया। इस दौरान सड़क पर इतनी रफ्तार से पानी बह रहा था कि खड़े होना भी मुश्किल था। इस वक्त हम लोग शांतिवन जाने वाले इलाके पे मौजूद है, जहाँ की एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर घुटने भर पानी जम गया है। आप देख सकते हैं इस पानी में बहाव कितना तेज है, इतना तेज करंट है कि हमें आगे बढ़ने में भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शांतिवन के सामने की सड़क को काफी व्यस्त माना जाता है, क्योंकि ये ITO लोहे के पुल और राजघाट को जोड़ती है। आमतौर पर इस सड़क पर काफी ट्रैफिक होता है, लेकिन आज पानी जमा होने के कारण इस पर 9 के बराबर गाड़ियां चली। राजघाट और शांतिवन में देर रात यमुना के पानी ने दस्तक दी और देखते ही देखते पूरा इलाका डूब गया। इस दौरान जो लोग सुबह सुबह इस इलाके से गुजरे, उन्हें परेशानी उठानी पड़ी और कई गाड़ियां बाढ़ के पानी में फंस गईं। देख सकते हैं पानी के जब बहाव पर अगर आप नजर डालेंगे तो किस तरीके से काफी तेज रफ्तार में यहाँ पानी बहता हुआ नजर आ रहा है और हर घंटे यहाँ पर पानी का जो लेवल है वो बढ़ता नजर आ रहा है। जब हमारी टीम यहाँ पर शुरुआत में आई थी तब इतना पानी देखने को नहीं मिल रहा था। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ आने जाने वाले जितने भी लोग हैं उनको कितनी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से लोग गाड़ी चलाते के साथ जो है नीचे उतर गए, बहुत से लोगों की गाड़ियां जो है वो बंद हो गई। और दरअसल यहाँ पर देर रात यमुना का पानी आया। अचानक आए पानी के कारण कुछ लोग बाढ़ में फंस गए, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने रेस्क्यू कराया। बीती रात करीब 1 बजे शांतिवन के करीब से इन लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। दरअसल यमुना नदी में आई बाढ़ का पानी आज दिल्ली के नए इलाकों में पहुंचने लगा। आलम यह था कि देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट पर भी यमुना का पानी दस्तक देने लगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एंट्री गेट जलमग्न हो गया। ये सामने अगर आप देखें तो यहाँ से इस गेट से जजेस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और यहाँ जो ये रास्ता है अगर देखिए तो ये रास्ता जो वकील हैं, जो क्लाइंट हैं, जिनके केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी आज सुबह से हम देखने को मिल रहा है। क्योंकि पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट परिसर के अंदर पानी जाने का भी खतरा मंडराने लगा था। सुप्रीम कोर्ट के ठीक सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पानी है ये दरअसल पानी अब वापस यमुना की तरफ से आ रहा है और कुछ पानी गंदे नाले का भी है जो मिक्स हो रहा है। चिंता इस बात की है कि ये जो लेवल है बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पानी जाने का खतरा यहाँ पर शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के पास तक बाढ़ का पानी पहुंचना चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि इसके पास ही प्रगति मैदान समेत कई अहम इमारतें भी हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजों के आवास भी पास में ही हैं। और लाल किले पर भी बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। यमुना का पानी लाल किले के अंदर कई फीट तक जमा हो गया है और जो तस्वीरें सामने आई उसमें लाल किला बाढ़ में डूबा नजर आया। इससे पहले किसी ने भी लाल किले की ऐसी तस्वीरें नहीं देखी थी। दिन भर पर्यटकों से खचाखच भरे रहने वाले लाल किले में नाव चल रही हैं, लेकिन खतरा इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि लाल किले के आसपास चांदनी चौक, मीना बाजार, दरियागंज का एक बड़ा क्राउडेड इलाका है जो लाल किले से बिल्कुल सटा हुआ है और यही वजह है कि लोगों का डर बढ़ता जा रहा है। खतरे को देखते हुए लाल किले को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है और पर्यटकों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दिल्ली का कश्मीरी गेट ISBT आज भी यमुना के पानी से डूबा रहा। कश्मीरी गेट के पास रिंग रोड पर भी लगातार दूसरे दिन घुटनों तक पानी बहता रहा।
जिसके बाद रिंग रोड पर यातायात रोकना पड़ा। कल रिंग रोड के एक तरफ के हिस्से पर पानी आ गया था, लेकिन आज पूरे रिंग रोड और आसपास के इलाकों में पानी ही पानी नजर आया। आज भी दिल्ली का कश्मीरी गेट इलाका रिंग रोड ये है और यहाँ भी आज सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है, लेकिन ये पानी धीरे धीरे निचली इलाकों में पहुंच रहा है। हालात इतने बिगड़े कि रिंग रोड पर आज भी गाड़ियों की आवाजाही रोकनी पड़ी। रिंग रोड का जो ये पैच है, इस पैच को बंद कर दिया गया है क्योंकि चारों तरफ सड़कों पर पानी ही पानी भरा है। इस दौरान 1-2 गाड़ियां ISBT भी पहुंच गई तो उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया। रिंग रोड पर इतना पानी आ गया कि जिस सड़क पर गाड़ियां फर्राटा मारती थी उस पर नाव चलती दिखी। रिंग रोड की दूसरी तरफ स्थित यमुना बाजार में भी बाढ़ का प्रकोप दिखा और यमुना का पानी रिहायशी इलाकों के फर्स्ट फ्लोर तक को दस्तक देने लगा। इसके बाद NDRF की टीम को मोर्चे पर उतारा गया। इस वक्त हम हैं कश्मीरी गेट के नजदीक प्रियदर्शनी कॉलोनी के। DDA का ये कॉलोनी है और यहाँ पर पानी काफी चुका है। ग्राउंड फ्लोर का ये इलाका देखिए, ये काफी हद तक डूब चुका है। लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। इसी दौरान एक परिवार ने NDRF की टीम से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया। ये रेस्क्यू की तस्वीरें हैं। जो लोग अपने घरों में फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे उन्हें अब बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है कि जरूरत की सामानों की जरूरत इन्हें पड़ रही है और वो नहीं है। मसलन आप करें कि पानी खाना ये इनके पास अब नहीं बचा है। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले इस परिवार ने बाढ़ का पानी आने के बाद पहले फ्लोर पर शरण ली थी। हालांकि खाने पीने के सामान की किल्लत और प्रशासन की तरफ से कोई मदद न पहुंचने के कारण परिवार को अपना आशियाना छोड़ना पड़ा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा हमारा घर में। नीचे का अच्छा, कुछ भी नहीं बचा, सारा सामान अंदर ही है और हम धक्के खा रहे हैं। पानी वगैरह की सुविधाएं कुछ नहीं है। हमारी टीम जब NDRF के रेस्क्यू ऑपरेशन को कवर कर रही थी तो कई जगह से मदद के लिए आवाजें आई हैं। दरअसल बाढ़ में फंसे लोग खाने पीने के सामान की कमी के कारण परेशान थे। इसीलिए बाढ़ के कारण ऊपरी फ्लोर पर पहुंच चुके एक परिवार ने NDRF की टीम से मदद की गुहार लगाई। लोगों ने खाने के सामान और पीने के पानी की मांग की, लेकिन NDRF की टीम उनकी कोई मदद नहीं कर सकी। मौके पर मौजूद NDRF के इंस्पेक्टर ने बताया कि वो लोगों तक मदद पहुंचाने को तैयार है, लेकिन सिविल प्रशासन से उन्हें कोई सहायता नहीं मिल रही। प्रशासन की तरफ से जो ये लोग बोल रहे हैं कि इन्हें खाना पानी नहीं मिल रहा है, तो ये लोग NDRF पे दबाव डालने की NDRF नहीं दे रही। सर हमारे पास आगे से कोई भी मतलब सिविल प्रशासन की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं आ रही रिगार्डिंग फूड एंड वाटर, तो हम इसके आगे हेल्प नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास आगे से आ ही नहीं है बिल्कुल कि जो इन लोगों के लिए कोई भी हेल्प। हम रेडी है हेल्प देने के लिए, लेकिन आगे से हमें कुछ भी हेल्प नहीं मिली। NDRF की टीम 3 दिनों से बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है और निचले इलाकों में जाकर लोगों से बाहर निकलने की अपील कर रही है। हालांकि दिक्कत ये है कि बार बार की अपील के बावजूद बड़ी संख्या में लोग अपना घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं हो रहे। बाढ़ के पानी ने सबसे पहले यमुना नदी से सटे यमुना बाजार इलाके को ही अपनी चपेट में लिया था। ये इलाका आज भी पूरी तरह से जलमग्न रहा और हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। इस दौरान सड़क पर कई फीट तक पानी भर गया और गाड़ियां बाढ़ में फंस गईं। जब बस और ट्रक ने भी पानी की गहराई को चुनौती देने की कोशिश की तो वो भी जवाब दे गए। इसके बाद पूरी की पूरी बस और ट्रक बाढ़ के पानी में समाते दिखे। यमुना बाजार के रिहायशी इलाकों में भी घुटनों तक पानी भरा रहा। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगों की आवाजाही के लिए नाव का भी इस्तेमाल किया गया। जो सड़क गाड़ियों से भरी रहती थी उन पर लोग नाव की सवारी करते दिखे। कश्मीरी गेट ISBT के सामने पूरा रिंग रोड पानी में डूबा नजर आया। इस दौरान हर तरफ पानी ही पानी दिखा और गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह यमुना के पानी ने दिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कल तक ISBT को डुबोने वाला पानी आज मोनेस्ट्री और राजनिवास के पास तक पहुंच गया। इस दौरान राजनिवास और मोनेस्ट्री की तरफ जाने वाले रास्तों पर घुटनों तक पानी भर गया। इस समय हम लोग मोनेस्ट्री के पास में खड़े हैं और ये मोनेस्ट्री की तरफ जाने वाला रास्ता है, जो कि एक रास्ता ये राजनिवास की तरफ भी जाता है और यहाँ पे पूरी तरीके से घुटनों तक पानी यहाँ पर भर गया है।
आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक कल तक इस इलाके में पानी नहीं था, लेकिन आज सुबह अचानक आए पानी ने पूरे क्षेत्र को डुबो दिया। बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में लगातार चट्टानें दरक रही हैं। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के नैना देवी क्षेत्र में जगह जगह लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी वजह से सड़कों पर बड़ी तादाद में मलबा आ पहुंचा। नैना देवी मंदिर के पास सुरक्षा के लिए लगाई गई दीवार भी पहाड़ खिसकने से तबाह हो गई। भारी बारिश के बाद नोएडा के सेक्टर 135 में जबरदस्त पानी भर गया, जिसके बाद वहां मौजूद एक गौशाला में 900 से ज्यादा गाय फंस गई। जानकारी मिलने पर नोएडा अथॉरिटी की टीम वहां पहुंची और पानी में फंसी गायों को बाहर निकाला गया। दिल्ली में भी यमुना नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी देखने को मिली है, लेकिन जलस्तर अब भी खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा हुआ है। दिल्ली के राजघाट और सिविल लाइंस जैसे इलाकों में अब भी लबालब पानी भरा दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 6 बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जला दिए गए, जिनमें 2 उम्मीदवार भी शामिल हैं। घर जलाने का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर है। बताया गया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को टीएमसी की तरफ से लगातार धमकी मिल रही थी। और राजधानी दिल्ली में खतरा अभी टला नहीं है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है। कश्मीरी गेट, आईएसबीटी से लेकर आईटीओ रिंग रोड तक बाढ़ के हालात हैं। और आईटीओ के जो इलाके कल तक बाढ़ में नहीं डूबे थे, आज वहां तक पानी पहुंच गया। आईटीओ का पूरा इलाका पानी में जलमग्न नजर आया। मुसीबत भारी थी, लेकिन हमारे संवाददाता ने जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग की। एक तरफ पानी का तेज बहाव था, तो कई बार हमारे रिपोर्टर को करंट के झटके भी महसूस हुए। सेंट्रल रोड है, जो डिवाइडर है, यहाँ से अगर राहगीर गुजर रहे हैं, देखिए एक और साइकिल वाला गुजर रहा है, शायद इसको पता नहीं है कि यहाँ पर करंट है और स्थिति इस समय यहाँ पर बेहद गंभीर है। पूरा प्रशासन यहाँ पर पैरालिसिस होता हुआ दिखाई दे रहा है और सिचुएशन किसी भी समय जान माल के नुकसान की आशंका जता रही है। आईटीओ दिल्ली का वो इलाका है जहां पर सरकारी दफ्तर सबसे ज्यादा है। ऐसे में खंभे में करंट आने से अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। और कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए गुरुवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन की बैठक हुई, जिसमें स्कूल कॉलेज बंद रखने, प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम करने और गैर जरूरी सरकारी दफ्तरों को 16 जुलाई तक बंद रखने के फैसले लिए गए। लेकिन गुरुवार को लिए गए फैसलों का आज पालन होता नहीं दिखा। भयंकर बाढ़ के बावजूद कई दफ्तर खुले रहे और कर्मचारी जान जोखिम में डालकर दफ्तर जाते नजर आए। आप कहाँ काम करते हैं? मैं इसमें करता हूँ डीडीए में। ये विकास मार्ग, विकास भवन। देखिए ये एक अपने आप में दिलचस्प वाकया है। मुझे ये दूसरे कर्मचारी दिखे हैं जो डीडीए में काम करते हैं और उनका वर्क फ्रॉम होम नहीं है, उनका दफ्तर बंद नहीं है। ये जो कर्मचारी यहाँ पर अपनी जान को जोखिम में डालकर आगे विकास मीनार की तरफ जा रहे हैं, जो आईटीओ के ऊपर सबसे ऊंची बिल्डिंग है, विजिबली आराम से देखा जा सकता है, वो बंद नहीं है। सिर्फ 1-2 कर्मचारी नहीं, सड़क पर दफ्तर जाने वालों की भीड़ लगी थी, जिसकी वजह से सुबह ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। दिल्ली में मुसीबत भारी है। इसी बीच केजरीवाल सरकार और एलजी विनय सक्सेना के बीच में जारी खींचतान आज सड़क पर भी देखने को मिली है। एलजी विनय सक्सेना बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे तो केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उनकी बहस हो गई। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल भी वहां मौजूद थे। और जब एलजी विनय सक्सेना सरकार की तैयारियों की जानकारी दे रहे थे कि तभी सौरभ भारद्वाज ने बीच में टोकना शुरू कर दिया और फिर सरकार की तैयारियों की पोल खोल दी। सर एक निवेदन है छोटा सा। सर रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आई है एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता सर। अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, सीएस साहब भी थे उस पे सर, थोड़ी सी मदद हो जाती सर। सौरभ भारद्वाज ने सवाल खड़े किए तो एलजी विनय सक्सेना तिलमिला गए और फिर बहस और तेज हो गई। ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की जरूरत है। बहस की शुरुआत आम आदमी पार्टी की तरफ से हुई तो उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने भी केजरीवाल सरकार की पोल पट्टी खोलने की धमकी दे डाली और ये तू-तू मैं मीडिया और आम लोगों के सामने हुई। और सौरभ भारद्वाज के आरोपों से गुस्सा एलजी विनय सक्सेना ने धमकी दी कि उनके पास भी पोल खोलने के लिए बहुत कुछ है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीजें कह सकता हूँ, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है।
हमें इस वक्त ये देखना है कि हमारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो और जो प्रॉब्लम हमारे सामने है हम उसको सॉल्व करें। एलजी विनय सक्सेना ने केजरीवाल के सामने ही सौरभ भारद्वाज को समझदारी दिखाने की नसीहत दी। ये सारी चीजें बात को हो सकती है, हमें इतना समझना चाहिए। एनडीआरएफ की टीम का जहाँ तक सवाल है, सुबह मेरे 7 बजे आर्मी से बात हुई, होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है और उन्होंने अपनी टीम को पहले भेजा है, उन्होंने असेसमेंट किया है। असेसमेंट करने के बाद क्या रिक्वायरमेंट है उसके काम शुरू हो गए हैं। तो हमको जो है थोड़ा सा समझदारी से काम करने की जरूरत है, सबको एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। एलजी विनय सक्सेना ने केजरीवाल सरकार को धमकी दी कि अगर आरोप लगाएंगे तो परेशान हो जाएंगे और फिर इतना कहते हुए एलजी विनय सक्सेना वहां से निकल गए। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डब्ल्यूएचओ की बिल्डिंग के पास पहुंचे। सीएम केजरीवाल ने बाढ़ से टूटे नाले का निरीक्षण किया और पानी कहां से आ रहा है इसकी अधिकारियों से जानकारी ली, क्योंकि बाढ़ की वजह से बाढ़ नियंत्रण विभाग का रेगुलेटर टूट गया, जिसकी वजह से उपनाई यमुना का पानी सुप्रीम कोर्ट और आईटीओ तक पहुंच गया है। अलग अलग जगह अलग अलग वजह से आया है, जैसे यहाँ पे आईटीओ पे पानी जो है वो इसकी ब्रीच की वजह से आया है। सीएम अरविंद केजरीवाल से पहले मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने क्षतिग्रस्त नाले का निरीक्षण किया और जब सीएम अरविंद केजरीवाल सर्वे करने पहुंचे तो उन्हें पूरी जानकारी दी। दिल्ली में बाढ़ प्रचंड है, तो इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी को बाढ़ में सियासत न करने की नसीहत दी है। मैं कल से देख रहा हूँ हमें गाली दे रहे हैं, वो देते रहे गाली, गाली देने में क्या रखा है। इस टाइम तो ये है, ये तो ऐसी क्राइसिस है जिसमें इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे को गालियां देने से कोई फायदा नहीं है। पर मैं देख रहा हूँ सुबह से वो कल से बीजेपी वाले मेरे को गाली दे रहे हैं, दे लेंगे गाली, अपने को क्या पता। दिल्ली का बाढ़ की वजह से दिल्ली डूबी हुई है, तो वहीं कुछ लोग इस आपदा को मौज मस्ती के तौर पर देख रहे हैं। बाढ़ आने के बाद दिल्ली का रिंग रोड पिकनिक स्पॉट बन गया है, जहां बड़ी संख्या में लोग पिकनिक मनाने पहुंचे। इस दौरान कुछ लोग अपने साथ चटाई जैसा सामान लेकर पहुंचे थे, जिसमें लेटकर वो बाढ़ के पानी में करतब करते दिखाई दिए। यहाँ पानी का बहाव काफी तेज है, लेकिन इसके बावजूद लोग पानी के बीच में जाकर जान खतरे में डाल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसमें पीछे नहीं हैं। बाढ़ आने के बाद दिल्ली के लोग यहाँ हरिद्वार और ऋषिकेश जैसा लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं महिलाओं में सेल्फी लेने की होड़ मची है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ सिर्फ इसलिए भी पहुंच रहे हैं क्योंकि उन्हें बाढ़ में डूबी दिल्ली के साथ सेल्फी लेना है। यमुना का पानी दिल्ली में कहर बरपा रहा है। आंकड़ों की माने तो यमुना की बाढ़ ने बीते 100 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते 100 वर्षों में तकरीबन 10 बार ऐसे मौके आए जब यमुना का पानी खतरे के निशान को पार कर शहर की बस्तियों में घुस गया। रिकॉर्ड बुक में दर्ज आंकड़ों की माने तो दिल्ली में पहली सबसे बड़ी बाढ़ 1924 में आई थी, जब यमुना का पानी खतरे के निशान 204.50 मीटर से ऊपर चला गया था। दिल्ली में दूसरी बड़ी बाढ़ देश की आजादी के साल यानी कि 1947 में आई थी। तब भी यमुना का पानी खतरे के निशान को पार कर गया था और इसके बाद 1976 में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार करके 206.70 मीटर पर पहुंच गया था। 1978 में दिल्ली ने सबसे भीषण बाढ़ झेली थी, तब यमुना का पानी 207.49 मीटर के स्तर पर पहुंच गया था। 1988 में भी यमुना रौद्र रूप दिखा चुकी है, तब यमुना का जलस्तर 206.92 मीटर तक पहुंच गया था और इसके बाद 1995 में भी दिल्ली ने बाढ़ का कहर झेला था, तब यमुना का जलस्तर 206.93 मीटर के स्तर को पार कर गया था। 3 साल बाद 1998 में फिर यमुना गुस्से में दिखी और उसका जलस्तर 206.36 मीटर तक पहुंच गया था। 2010 में यमुना फिर गुस्से में दिखी और किनारे बसे इलाकों में भारी तबाही मचाई। उस साल यमुना का पानी खतरे के स्तर को पार कर चुका था, 207 मीटर तक पहुंच गया था और इसके बाद 2013 में भी यमुना का जो पानी है खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा और तब उसका जलस्तर 207.32 रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। और इस साल तो यमुना के पानी ने तबाही के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कल यानी गुरुवार तक यमुना 208.66 मीटर यानी कि खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही थी और आज जलस्तर में थोड़ी गिरावट के बाद भी यमुना 208 मीटर से स्तर से ऊपर ही बह रही है। राजस्थान में कांग्रेस की एक विधायक की नसीहत का वीडियो वायरल हो रहा है।
राजस्थान में जोधपुर के ओसिया से कांग्रेस विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक जनता के सामने खुलकर बिजली चोरी करने की बात कर रही हैं और अब विधायक की कार्यशैली और भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अफसर पाशा की साजिश का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि आतंकी पाशा ने ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दफ्तर में धमकी भरा फोन करवाया था, जो फिलहाल कर्नाटक की बेलगावी जेल में बंद है। महाराष्ट्र में लंबी सियासी खींचतान के बाद आखिरकार सीएम एकनाथ शिंदे ने एनसीपी के नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लगा दी। हालांकि इस बंटवारे से कहीं न कहीं ये भी साफ हो गया है कि मौजूदा सरकार में अजित पवार गुट का भी सिक्का चलेगा, जबकि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को पवार बैलेंस के इस गेम में आगे भी कई समझौते करने पड़ सकते हैं। दरअसल अब एनसीपी के कोटे में 7 महत्वपूर्ण मंत्रालय आ गए हैं, जिनमें वो वित्त मंत्रालय भी शामिल है, जिसे लेकर काफी दिनों से रस्साकशी चल रही थी। डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार को वित्त मंत्रालय के साथ योजना विभाग मिला है। इसके अलावा एनसीपी को योजना, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, कृषि और शिक्षा जैसे अहम मंत्रालय मिल गए हैं। एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट के अब्दुल सत्तार और संजय राठौड़ को कृषि और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्रालय छोड़ने पड़े हैं, जबकि एनसीपी के धनंजय मुंडे को कृषि और छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय मिला है। वहीं अदिति तटकरे को महिला और बाल विकास, जबकि दिलीप वलसे पाटिल को सहकारिता विभाग मिला है। इसके अलावा एनसीपी के हसन मुशर्रफ को चिकित्सा, शिक्षा और अनिल भाईदास पाटिल को खेल विभाग का जिम्मा सौंपा।